हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एजुकेशन राइज के नए वीडियो में स्वागत है। और इसमें भी हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें हम खंड ब देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अपठित काव्यांश को देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। शांति, यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ है कि अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। तो पहले प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला तो ये कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। फिर आपको लिखना है कि संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का सुख भाग कैसा होना चाहिए। और फिर है कि समान रूप से व्याप्त शांति किस पर राज्य करती है। अगला प्रश्न है शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन खड्ग छोड़ विश्वास किसी पर कभी नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की शांति राज्य करती है। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हम उत्तर इस पद्यांश को पढ़ने के बाद देखेंगे। तो पढ़ते हैं। लिखा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, यानी मनुष्य का सुख भाग समान नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा एक कि मनुष्य का सुख भाग कैसा होना चाहिए, तो उसका सुख भाग जो है वो समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शांति स्थापित नहीं होगी। नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो, मतलब जो भाग है, सुख भाग है, वो सबका समान होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति और प्रणय पर। तो ऐसी अगर शांति जो स्थापित होगी जिनका सुख भाग समान होगा, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अगर हिस्सा मिलेगा, तो वो जो शांति स्थापित होगी वो शांति केवल शरीर पर राज नहीं करेगी, बल्कि वो शांति व्यक्तियों के हृदय पर राज करेगी, नर के ऊंचे विश्वासों पर राज करेगी, उसके श्रद्धा पर, उसकी भक्ति पर, उसके प्रणय पर राज करेगी। आगे क्या कहा गया है कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। अब शांति का प्रथम न्यास क्या है? न्याय होना चाहिए। समाज में अगर न्याय है तो इस शांति स्थापित होगी। जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। और अगर न्याय नहीं हुआ तो कितना ही बड़ा महल क्यों नहीं हो शांति का, दिखावटी शांति का, कृत्रिम शांति का, वो सुदृढ़ नहीं रह पाएगा, एक न एक दिन उसे गिरना पड़ेगा। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने ही से डरती है। और वो जो कृत्रिम शांति, दिखावटी शांति जो स्थापित की जाएगी वो अपने आप से डरेगी। और वो केवल खड्ग, यानी खड्ग का मतलब तलवार के बल पर ही ऐसी कृत्रिम शांति स्थापित की जा सकती है। मनुष्य के हृदय में वो शांति स्थापित नहीं होगी। तो ऐसी शांति खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। वो केवल तलवार के बल पर आप उसे बनाए रख सकते हो, लेकिन उस पर वो किसी पर विश्वास नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न लिखा हुआ है। पहला है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है न्यायपूर्ण शांति, न्याय शांति या फिर कृत्रिम शांति। तो इसका उचित शीर्षक होगा न्यायपूर्ण शांति। शांति स्थापित होनी चाहिए। कैसी? न्यायपूर्ण शांति, क्योंकि न्याय को शांति का प्रथम न्यास माना गया है। ठीक है ना, न्याय को शांति का, न्याय है ना, देखा लिखा हुआ है कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। लेकिन ये जो न्यायपूर्ण शांति होगी वही जो है इस सही तरीके से यहाँ पर इसका उचित शीर्षक जो है वो होगा। दूसरा प्रश्न है कि संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का सुख भाग कैसा होना चाहिए। शांति अगर स्थापित करनी है, वास्तविक शांति अगर स्थापित करनी है, तो नर का सुख भाग कैसा होना चाहिए? सम या फिर विषम या फिर असमान या फिर अविस्तृत। तो नर का सुख भाग सम होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है समान रूप से व्याप्त शांति किस पर राज्य करती है? हृदय पर, विश्वास पर, श्रद्धा भक्ति पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो समान रूप से जो व्याप्त शांति होती है वो इन सभी पर राज्य करती है। उसके हृदय पर, उसके विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि तन पर नहीं, है ना, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति और प्रणय पर। तो इन सभी पर है जो वो शांति जो है वो राज करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है? न्याय को, अन्याय को, शांति को या फिर श्रद्धा को। तो शांति का प्रथम न्यास न्याय को कहा गया है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। आगे कहा गया है कौन खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है? शांति,
कृत्रिम शांति, विश्वास या फिर भक्ति। तो इसका सही उत्तर है कृत्रिम शांति। जो दिखावटी शांति होगी, जो बनावटी शांति होगी, वो केवल खड्ग पर विश्वास करेगी, मतलब तलवार के बल पर इस प्रकार की शांति बनाए रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही तलवार कमजोर पड़ेगी यानी शासन करने वाले लोग कमजोर पड़ेंगे तो वो जो शोषित लोग थे वो एक बार फिर से विद्रोह कर देंगे। तो इस प्रकार खड्ग के बल पर कृत्रिम शांति बनाए रखी जा सकती है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शांति राज्य करती है? कृत्रिम शांति, न्यायपूर्ण शांति, विषम शांति या फिर द्वेषपूर्ण शांति? तो जो न्यायपूर्ण शांति होगी वो राज करेगी। और इस प्रकार हमने ये किया अपठित पद्यांश। अब हम देखेंगे खंड ब के जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं इसका। प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लिखेंगे इसका उत्तर कि पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है, जबकि साहित्यिक लेखन का संबंध कल्पना से होता है, जिसमें भाव, विचार और अनुभूति जुड़ी होती है। पत्रकारीय लेखन समसामयिक होता है और साहित्यिक लेखन भूत भविष्य और वर्तमान से संबंध होता है। तो ये है दोनों में अंतर स्पष्ट। नेक्स्ट है, उल्टा पिरामिड शैली की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताओं में आप लिखेंगे कि सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है और उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर से कवि का क्या तात्पर्य है? आप लिखेंगे कि प्रातः काल होते ही सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है। वहाँ से सूर्य का प्रकाश छन छन कर चारों तरफ हरियाली पर फैल जाता है। उस समय प्रतीत होता है कि पेड़ की शाखाएं कमल के फूल के बीच प्रसन्न होकर नाच रही हैं। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पर निराला जी ये पंक्तियाँ कहते हैं सरोज स्मृति में। उक्त पंक्तियों में निहित मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है कि कवि निराला का भाव यह है कि उनका समस्त जीवन दुखों और अभावों में व्यतीत हुआ है। पहले पत्नी और फिर पुत्री का असामयिक देहांत हुआ। कवि ने पहले इनकी पत्नी मनोहरा का निधन हो गया था, उसके बाद में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया था। तो कवि ने अपनी दुख गाथा कभी किसी से नहीं कही, इसीलिए वे कहते हैं कि आज तक नहीं कहा उसे अब क्या कहूँ। अपने जीवन के दुखों को व्यक्त करते हुए कवि ये बात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय जागरण आदि का स्वर व्यक्त किया है। उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि काव्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक, कंकाल, तितली, इरावदी उपन्यास और आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि कहानी संग्रह की रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आप लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रारंभ में छायावादी और फिर बाद में प्रगतिवादी काव्यधारा के उन्नायक माने जाते हैं। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा निराला की प्रबंधात्मक रचना है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने सुकुल की बीवी, लीली आदि कहानियाँ तथा अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली फाट आदि उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निसंदेह शब्द को लेकर के लेखक ने किस प्रकार का जिक्र किया है? उत्तर लिखेंगे कि शुक्ल जी के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में प्राय बातचीत करते समय निसंदेह इत्यादि शब्द का अत्यधिक प्रयोग करते थे। वहाँ पर उर्दू भाषी लोगों को उनकी वह बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी कारण उन्होंने शुक्ल जी की मंडली वालों का नाम निसंदेह लोग रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के संग्रहालय से नेहरू जी का किस तरह का संबंध दिखाया गया है? पाठ कच्चा चिट्टा के आधार पर बताइए। तो आप लिखेंगे कि लेखक नेहरू जी से ही संग्रहालय के नए भवन का शिलान्यास कराना चाहते थे। नेहरू जी ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर से भवन का नक्शा बनवाया और निश्चित समय पर भवन का शिलान्यास किया। इससे स्पष्ट है कि नेहरू जी का संग्रहालय से गहरा संबंध था। और अगला प्रश्न है, फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट है, फणेश्वर नाथ रेणु याद करिएगा, एक आंचलिक कवि हैं। तो आपको लिखना है कि फणेश्वर नाथ रेणु ने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर
आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जनजीवन और लोक जीवन एवं वातावरण का चित्रण किया है। मैला आंचल, परती परिकथा उनके उपन्यास तथा ठुमरी, अगिनखोर, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक आदि इनके कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है, असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो असगर वजाहत ने प्रारंभ में अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य करने के पश्चात कहानी, उपन्यास और निबंध लिखे। इनकी भाषा में गांधीर्य, सशक्त भावाभिव्यक्ति और व्यंग्यात्मकता है। उन्होंने दिल्ली पहुंचना है, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ उपन्यास लिखे। रात के जागने वाले कहानी संग्रह इनका, वीर गति, समधिन आदि इनके नाटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। सूरदास पाठ के आधार पर नायक राम के इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे आप इस प्रश्न का कि नायक राम के उक्त कथन के पीछे निहित भाव था कि आग चूल्हे से नहीं लगी बल्कि किसी दुश्मन ने बदला लेने हेतु सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई है, जिससे सूरदास का भारी नुकसान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर की जाति से लेखक का क्या अभिप्राय है। आरोहण पाठ के आधार पर पत्थरों के कोई दो प्रकार भी बताइए। तो पत्थर की जाति से आशा है कि पत्थर किस प्रकार का है। जैसग्रीन, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन, सिलिका आदि पर्वतारोही इन पत्थरों की जाति अर्थात उनका रूप, रंग और मजबूती को पहचान कर ही पर्वत पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतारोहण संस्थान से क्या आशा है। इसका उत्तर है कि वर्तमान में पर्वतों पर चढ़ने की शिक्षा दी जाती है। उनमें विभिन्न उपकरणों की सहायता से, गाइडों के सहयोग से पर्वतों पर चढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। अतः ऐसी पाठ्यचर्या के अनुसार पर्वतों पर चढ़ने की शिक्षा प्रशिक्षण देने वाली संस्था को पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं। और अगला प्रश्न है, बावड़ियाँ किसे कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है कि बावड़ी उस बड़े या चौड़े सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं जिसका आकार एक छोटे से तालाब जैसा होता है। हमारे देश के ऐतिहासिक अभिलेखों में जल के संचयन के लिए तालाबों के साथ ही बावड़ियों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने किए हैं खंड ब से, और अगले वीडियो में आपको खंड स और खंड द की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।